हेलो एंड वेलकम टू इकोहॉलिक्स। आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया हमेशा ही एक एडवांटेज पोजीशन में देखा जा रहा है, स्पेशली जब हम 2024, 25, 26 की बात करें। 21st सेंचुरी में हम लगभग 25 साल गुजार चुके हैं, एक क्वार्टर। यहाँ से अगर इंडिया को फ्यूचर में आगे बढ़ना है, अगले 25 साल 50 साल में बढ़ना है, तो लेबर फोर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट के कितने तरीके होते हैं, कैसे मेजरमेंट होता है, क्या इश्यूज जो चल रहे हैं अभी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट को रिलेटेड, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर मैं चाइना या दूसरी कंट्रीज की बात करूं, वो भी कहीं ना कहीं लेबर फोर्स का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ी है। पर अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया हमेशा डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेके एक एडवांटेज पोजीशन में दिखाने की कोशिश होती है। प्रॉब्लम क्या है, अगर ये डेमोग्राफिक डिविडेंड स्किल्ड नहीं हुआ, इसको बराबर से ट्रेनिंग नहीं दी गई, और अगर ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है अगर ये काम नहीं आया तो ये डेमोग्राफिक लायबिलिटी बन जाएगा। क्योंकि किसी भी देश को अगर आपको बर्बाद करना है तो उसका एजुकेशन सिस्टम बर्बाद कर दो, वो देश अपने आप ही बर्बाद हो जाएगा। ये बहुत काफ़ी जो महान लोग हैं उन्होंने भी ये बात कही है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है, किस तरह से हम एम्प्लॉयमेंट को और दूसरे नजरिए से देख सकते हैं विद द एडवेंट ऑफ एआई, टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। तो आज हम वीडियो में शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट की, किस किस तरह का एम्प्लॉयमेंट होता है, क्योंकि विदाउट एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे हम लेबर फोर्स की बात करेंगे, कैपिटल भी एम्प्लॉयड होती है, पर जॉब्स, ग्रोथ और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात आती है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, तो हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। मतलब इसको मेजर कैसे किया जाए, इसको किस तरह से सरकार देखती है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, पढ़ते हैं। इट अकर्स व्हेन अ पर्सन एक्टिवली सीक्स एम्प्लॉयमेंट बट इज अनेबल टू डू सो। इसका मतलब ये है कि एक इंसान शिद्दत से जॉब ढूंढ रहा है पर उसको मिल नहीं रही है, वो अनएम्प्लॉयमेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज, इकोनॉमिक सर्विसेज या यूजीसी नेट एग्जामिनेशन या कोई भी एग्जामिनेशन आरबीआई से रिलेटेड या कोई और भी पढ़ रहे हैं, तो आप डेलिबरेटली जॉब नहीं ढूंढ रहे हैं, डेलिबरेटली आप जॉब मार्केट में नहीं हैं और उसकी वजह आप एक तैयारी कर रहे हैं ताकि आप एक अपना बेहतर फ्यूचर बना सकें। तो आप इस डेफिनेशन का पार्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यू आर नॉट एक्टिवली लुकिंग फॉर अ जॉब। पर जो इंसान एक्टिवली चाह रहा है कि उसको जॉब मिले और नहीं मिल पा रही, उसे अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। कैसे मेजर किया जाता है? वेरियस मेथड्स हैं, सच एज यूजुअल स्टेटस मेथड, वीकली स्टेटस अप्रोच, करंट डेली स्टेटस। तो ये सारी चीजें हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, अलग अलग फॉर्मूलाज है। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं फॉर्मूला टू रिमेंबर, जो कि है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का। सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स। अब लेबर फोर्स कैसे डिफाइन हुआ? यहां से हुआ, जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं जिन्हें मिल नहीं रही वो अनएम्प्लॉयड हो गए। लेबर फोर्स मतलब जितने लोग मार्केट में है इस तरह के, चाहे वो एम्प्लॉयड हो, अनएम्प्लॉयड हो, कैसे भी। तो फॉर एग्जाम्पल लेबर फोर्स आपकी 10 की है और नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड जो पर्सन है मान लेते हैं वो 2 है, तो 2 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 तो होता है 20%। तो 20% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इस फॉर्मूले के हिसाब से, अगर एक एग्जाम्पल देखते हैं तो। फिर आता है अगला वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता तो आपको ये समझना चाहिए, क्योंकि इससे आप काफी सारी चीजें निकाल सकते हैं। यह है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, किस तरह से लेबर पार्टिसिपेट करता है इकोनॉमी में। तो एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड मतलब दोनों ऐड करके डिवाइडेड बाय वर्किंग एज पॉपुलेशन पर 1000 पर्सन के हिसाब से निकाली जाती है। वर्किंग एज पॉपुलेशन जनरली कंसीडर की जाती है 15 की उम्र से 59 की उम्र तक। तो ये वर्किंग एज पॉपुलेशन, इस तरह से आप LFPR निकालते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब देखते हैं हम कितने टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि सब एक जैसा अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता। अगर मैं आपको एक रूरल एरिया की बात करूं तो लगभग आपको सारे लोग एक ही तरह से अनएम्प्लॉयड दिखेंगे, पर वही मैं अर्बन एरिया की बात करूं तो हो सकता है जो एजुकेटेड हो वो अनएम्प्लॉयड हो, उसकी PhD की डिग्री हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, डॉक्टरेट हो, सब हो, फिर भी अनएम्प्लॉयड हो, और एक जो बिल्कुल भी फॉर्मल एजुकेशन से पढ़ा लिखा नहीं है पर वो एम्प्लॉयड हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों में कुछ ना कुछ कमी या कुछ ना कुछ खूबी है।
डिफरेंस है आपके टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का या टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का। तो सबसे पहला देखते हैं डिसगाइज्ड। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में रहता है। एग्रीकल्चर सेक्टर का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल एक फार्म फील्ड है, उस फार्म फील्ड में 5 लोग ही रिक्वायर्ड है, पर उस फार्म फील्ड में जबरदस्ती 10 लोग इन्वॉल्व है, तो जो बचे हुए 5 हैं वो डिसगाइज्डली एम्प्लॉयड है उस एरिया में। सरकार ये कहती है कि इन लोगों को यहां से निकाल के मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज या किसी और सेक्टर में ले जाया जाए, जिससे कि जो लेबर फोर्स एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है वो कम हो सके, उस पर डिपेंडेंसी कम हो सके। क्योंकि सपोज एक फार्म से कोई इनकम आती है, वो 5 में डिवाइड होगी या वो 10 में डिवाइड होगी, पर कैपिटा पे फर्क पड़ेगा। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि हमारी वहां जरूरत नहीं है, फिर भी हम वहां एम्प्लॉयड है। जनरली एक छोटा सा एग्जांपल डेली लाइफ का लेते हैं। किचन में 2 लोग खाना बना रहे हैं, 2 लोग उनके सपोर्ट में हैं, पर उसके बाद भी 2 लोग खड़े हुए हैं, तो उनका कोई काम नहीं है, तो वो भी डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड ही कहलाते हैं। नेक्स्ट है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये सीजन के हिसाब से होता है। जैसे मैं हूं, अगर मैं अम्ब्रेला सेल कर रहा हूं तो बारिश के सीजन में तो मुझे जॉब मिलेगी, पर बाकी नहीं मिलेगी। अगर मैं शादियों में वेडिंग सीजन में कुछ कंट्रीब्यूट करता हूं तो मुझे सीजन, वेडिंग सीजन जब आएगा तब मुझे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ऐसे ही सीजनल एम्प्लॉयमेंट डिफर करता है। जनरली टूरिज्म सेक्टर में आप इसको देखेंगे, बाकी सेक्टर्स में भी होता ही है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब इकोनॉमी में साइकिल बूम पे थी तो एम्प्लॉयमेंट मिला, उसके बाद जब नीचे गया इकोनॉमी की साइकिल तो आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला। तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जब इकोनॉमी में बूम होता है तो ज्यादा जॉब्स जनरेट होती हैं, पर जब वो साइकिल नीचे जाती है तो जॉब लॉस होते हैं। तो ये साइक्लिकल है। इसमें जैसे एग्रीकल्चर में मैंने आपको बताया कि सीजनल एग्रीकल्चर में भी होता है। साइक्लिकल में क्या होता है? आईटी है, आईटी सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है, पर एआई के आने से खतरा है। दैट इज इकोनॉमी का साइकिल। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई लैंग्वेज आती थी आईटी में, अब वो लैंग्वेज ही रिडंडेंट हो गई, मेरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। 1990s में जब कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हुए थे तो एसबीआई के बहुत सारे लोग स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड हो गए थे, क्योंकि उनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता था। वो पेन पेपर में बहुत अच्छा काम करते थे, पर वही कंप्यूटर पे शिफ्ट होना पड़ा तो उनकी जॉब खतरे में आ गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले जब मूवी शूट होती थी तो हेलीकॉप्टर से शॉट लिया जाता था, पर जब से ड्रोन आ गया तो ड्रोन आने के बाद से जो हेलीकॉप्टर उड़ाता था, जो कैमरामैन था, सबकी जॉब चली गई। तो ये स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड हो गए, उनका नेचर ऑफ द जॉब ही चेंज हो गया, ड्रोन ने उसको रिप्लेस कर दिया। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है 2 जॉब्स के बीच का। एक जॉब आपने छोड़ी, दूसरी पकड़ी, उसके बीच में 2-3 महीने जो भी आपका कूलिंग ऑफ पीरियड रहा या सर्चिंग पीरियड था, उसे हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी, जो कि मैं बताया एक स्टूडेंट है वो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड है, और इनवॉलंटरी मतलब वो चाह रहा है जॉब मिले पर नहीं मिल रही है। तो ये इतने तरीके के एम्प्लॉयमेंट होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन। अब हमने टाइप्स तो समझ लिए, अब कॉजेस समझनी है। कॉजेस मतलब ये किन कारणों से ऐसा होता है। सबसे पहली चीज देखेंगे अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर। जब अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर रहेगा, जहां पे मैंने बोला आपको अगर कि एक फार्म फील्ड में 5 लोग की जरूरत है पर 10 लोग एम्प्लॉयड है, क्यों? क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है एग्रीकल्चर में भी। जब खेती उगेगी, फसल उगेगी, उसको बेचना होगा, जब बेचने का काम आएगा तब की बात है, पर जब तक नहीं बेच रहे तब तक क्या करें। तो ये अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर में ये सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का कारण होता है, जो कि हमने इंडिया में भी देखा और बाकी सारी कंट्रीज में भी यही हुआ। नेक्स्ट है कैपिटल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग, जहां पे मशीन ज्यादा यूज होती जाए और इंसान की रिक्वायरमेंट कम होती जाए। तो पहले आपने देखा होगा कार मैन्युफैक्चरिंग होती थी तो कार के गेट खुद लगा रहे हैं, टायर खुद लगा रहे हैं, पर आजकल रोबोटिक हैंड आता है, वही फिट कर देता है। तो कार मैन्युफैक्चरिंग की स्पीड भी बढ़ गई और लेबर फोर्स भी कम रिक्वायर्ड है। तो जैसे जैसे मशीन मैन्युफैक्चरिंग में इंट्रोड्यूस होती जा रही है, वैसे वैसे ये अनएम्प्लॉयमेंट का कारण भी बन रहा है। नेक्स्ट अगर आप सर्विस सेक्टर में भी देखें तो सॉफ्टवेयर ने कहीं ना कहीं बहुत सारी जॉब्स रिप्लेस कर दिया है। नेक्स्ट है फ्लॉड एजुकेशन सिस्टम, लैक ऑफ इंडस्ट्री रेलेवेंट करिकुलम। अभी मैं आपसे बात करता हूं कि 2014 में मेक इन इंडिया लॉन्च किया गया। अब वो मेक इन इंडिया जब लॉन्च किया गया तो बाहर की जितनी कंपनीज थी उन्होंने कहा ठीक है हम इंडिया में आके प्रोड्यूस करेंगे, पर हमारे
को जो रिक्वायरमेंट है एक स्किल्ड लेबर फोर्स की, वो इंडिया में मिसिंग है। तो या तो हमको बाहर से ही लाना पड़ेगा, जैसे चाइना करता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो पाकिस्तान में बन रहा है, उसका पूरा लेबर फोर्स है वो चाइना से आती है, मतलब पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट जनरेट ही नहीं हुआ। पर मेक इन इंडिया के थ्रू इंडिया इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी चाह रहा था और जो लोकल अपना लेबर फोर्स है उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिले। ये इंडिया की एक एक्सपेक्टेशन है उस स्कीम से। उसके बाद जब ये रिक्वायरमेंट रखी गई तो स्किल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिससे कि लेबर फोर्स को स्किल्ड करो, सो दैट जब मेक इन इंडिया के प्रोग्राम से बाहर की कंपनीज इंडिया में आए तो उनके पास स्किल्ड लेबर फोर्स अवेलेबल हो। तो ये हमारा एक मेजर कारण है। नेक्स्ट है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। अचानक से पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो ये प्रॉब्लम होगी। इसका बेस्ट एग्जांपल है बांग्लादेश। बांग्लादेश में खूब सारी मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, पर पॉपुलेशन भी इतनी स्पीड से ग्रो कर रही है कि वो जो इकोनॉमी है वो कोप अप नहीं कर पा रही इतने सारे लेबर फोर्स को। नेक्स्ट है इमोबिलिटी ऑफ लेबर। अगर हमारे पास लेबर फोर्स है भी किसी एरिया में, वो वहां से दूसरे एरिया में नहीं जा पा रहा जहां उसकी जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप महाराष्ट्र में देखें तो काफी लोग आपको नॉर्थ हिंदी बेल्ट के लोग महाराष्ट्र में दिख जाएंगे। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है, पर महाराष्ट्र में लेबर फोर्स की कमी है। जिस कमी किस हिसाब से है? जिस हिसाब से महाराष्ट्र की इकोनॉमी को लेबर फोर्स चाहिए, तो डिमांड सप्लाई मिसमैच है। तो इसलिए यूपी और बिहार से लेबर फोर्स जो जाती है वो इस तरह से, आपने लॉकडाउन के टाइम भी देखा होगा कि महाराष्ट्र से लोग वापस जा रहे थे। तो इमोबिलिटी ऑफ लेबर दिक्कत वाला काम है। अभी बांग्लादेश में हमने देखा कि चाइना जो है, चाइना की लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो रही थी। जब चाइना की लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो रही थी तो चाइना ने क्या किया, बांग्लादेश से लेबर फोर्स, चीप लेबर फोर्स लेने लग गए। तो लेबर मोबाइल हो गया, मतलब लेबर एक जगह से दूसरी जगह जाने लग गया। तो ये इमोबिलिटी होगी तो भी अनएम्प्लॉयमेंट होता है। नेक्स्ट है फॉल इन कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री। तो अब जब छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी तो उसमें जॉब ज्यादा जनरेट होती है। जैसे इंडिया की एमएसएमई की बात करूं तो एक्सपोर्ट में भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयमेंट में भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है, लगभग 30 to 40% है दोनों एरियाज में। तो यहां से समझ सकते हैं कि जैसे जैसे छोटी इंडस्ट्रीज खत्म होगी, अगेन अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट भी है मेथड्स टू मेजर। तो क्योंकि नापना तो पड़ेगा, मेजरमेंट नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो सबसे पहली चीज हमको ये समझना है कि क्या 3 तरीके के मेथडोलॉजी होती है। पहला है यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस। सो क्रॉनिकली अनएम्प्लॉयड फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ 1 ईयर। अगर ऐसा किसी के साथ है तो इस मेथडोलॉजी के हिसाब से वो बंदा और या वो बंदी अनएम्प्लॉयड है। नेक्स्ट है करंट वीकली स्टेटस। पर्सन इज कंसिडर एम्प्लॉयड इवन इफ दे आर एम्प्लॉयड फॉर ओनली 1 डे ड्यूरिंग अ वीक फॉर एटलीस्ट 1 आवर। आप समझ सकते हैं कि डेफिनेशन कितनी आसान है। मतलब एक दिन के लिए भी, एक हफ्ते में वो एम्प्लॉयड रहा है, 1 घंटे के लिए भी, तो इस CWS मेथड के हिसाब से वो एम्प्लॉयड है। CDS मेथड जो कि सबसे एडवांस मानी जाती है, कंसिडर्ड एम्प्लॉयड इफ द पर्सन हैज वर्कड फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स ड्यूरिंग 1 डे। तो डेली पे मेजर करते हैं, अगर 4 घंटे भी किसी ने काम किया तो उसको एम्प्लॉयड कंसिडर किया जाता है। ये मेथोडोलॉजी एग्जाम में काफी आती है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे रूरल, अर्बन और ओवरऑल दिया हुआ है। प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्चरी, मैंने डेटा इसलिए लिख दिया ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, है ना। यहाँ पर परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स भी दिया हुआ है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्चरी में भी है। इस तरह से आप इसको डेटा को देख सकते हैं। डेटा में एनालाइज करने का यही है कि किस तरह से ऑक्यूपेशन जो कि है किस सेक्टर में कितना है, किस हिसाब से। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जॉबलेस ग्रोथ, जो कि लगभग 2003 से ही चला आ रहा है डिस्कशन में। सरकारें कोई सी भी हो, पर ये प्रॉब्लम रही है इंडिया में। जॉबलेस ग्रोथ मतलब इंडिया इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है पर जॉब्स नहीं बढ़ रही। तो इकोनॉमी ग्रो कर रही, कंपनी ग्रो कर रही, कंट्री ग्रो कर रही, पर जॉब नहीं हो रही। मतलब बिना जॉब के ये सारी ग्रोथ है। इसको पढ़ते हैं, डेफिनेशन क्या है। इट इज अ फिनोमेना वेयर द लेवल ऑफ GDP इंक्रीजेज इन द इकोनॉमी विदाउट परसेप्टेबल राइज इन द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो वो रेशो सेम नहीं है। कॉज क्या है इसका? टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा कॉज है, क्योंकि पहले ज्यादा लोग रिक्वायर्ड होते थे, टेक्नोलॉजी की वजह से अब कम लोग रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे
पहले अगर मैं सर्विस सेक्टर की बात कर लूँ, क्योंकि जॉबलेस ग्रोथ मेनली सर्विस सेक्टर से ही रिलेटेड है, तो पहले सपोर्ट टीम में बहुत लोग चाहिए थे, पर अब चैटबॉट ऑटोमेशन आने से काफ़ी सारी जो कॉस्ट है कंपनीज की वो कम हो गई है, क्योंकि उन्हें उतनी जॉब्स नहीं देनी पड़ रही, तो ऑटोमेशन की वजह से भी ये लॉस हुआ। फेलियर टू क्रिएट जॉब्स स्पेशली इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर जो भी कारण थे कि भाई जिस स्पीड से इकोनॉमी ग्रो कर रही है उस स्पीड से जॉब्स ग्रो नहीं हुई। पुअर सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड जॉब ट्रेनिंग, तो दोनों ही मिसिंग था। जैसे आजकल हर किसी को एक एक्सपीरियंस्ड इंसान ही चाहिए, पर somebody has to train that person. वुमेन ऑप्टिंग आउट ऑफ वर्क, ये भी एक रीजन बताया गया है कि जैसे जैसे परिवार की इनकम बढ़ती है धीरे धीरे वुमेन सोचती हैं कि अब काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक इसका डिफरेंट नज़रिया, डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी है, क्योंकि इनिशियली जो जॉब का रेशो चेंज हुआ था वो फीमेल वर्कफोर्स का पार्टिसिपेशन रेट बढ़ने की वजह से हुआ था, पर जैसे जैसे इनकम राइज हुई है, तो अगर आप देखेंगे जैसे कहीं भी अगर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, हस्बैंड का ट्रांसफर होता है, तो जो वाइफ रहती है वो अपना जॉब छोड़ती है, तो पैट्रियार्की सोसाइटी की कुछ डिमेरिट्स भी हैं। अनलेस एंड अनटिल अगर वाइफ की जॉब बेटर है तो, नहीं तो अदरवाइज वो हस्बैंड के साथ ही जाना प्रेफर करते हैं। तो उस मामले में ये वाला पॉइंट आपको उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको वैलिड लगेगा। नेक्स्ट है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट इसका बहुत बड़ा होने वाला है, जो कि है डेमोग्राफिक डिजास्टर, जिसको लेके इंडिया अभी कॉन्फिडेंट है वर्ल्ड इकोनॉमी में कि हमारे पास लेबर फोर्स की कोई कमी नहीं है। अगर वही चीज़ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट नहीं हुई तो कहीं ना कहीं वो डेमोग्राफिक डिविडेंड लायबिलिटी बन जाएगा। लो ग्रोथ ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इफ अ ट्रेंड वर्कफोर्स कंटिन्यूज टू बी अनअवेलेबल, तो ये भी एक बड़ा इम्पैक्ट है कि अगर हमारे पास स्किल्ड लेबर फोर्स अवेलेबल नहीं रहा, पहली बात तो वो लेबर फोर्स वर्क करना चाहिए और वो वर्क नहीं कर रहा, उसको एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा, उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, तो बड़े इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास नहीं आएंगे। नेक्स्ट है अंडरमाइनिंग द राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, तो ये एक और है, क्योंकि जब लेबर फोर्स सरप्लस में होगा तो अगेन द वेजेस एंड सैलरीज ग्रोथ विल नॉट बी देयर। यहाँ से वे फॉरवर्ड हम समझते हैं कि क्या एग्जैक्टली यहाँ से किया जा सकता है। पहला है एनकरेजिंग एंटरप्रेन्योरियल इंस्टिंक्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं हमेशा ही बोलता हूँ, लोग इससे डिफर भी कर सकते हैं, पर लोगों का कहना है कि सरकार को कंपनियां नहीं बेचनी चाहिए। सरकार ने एयर इंडिया बेची, बीएसएनएल की हालत भी लगभग वैसी ही है, और भी सारे पीएसयूज एंड बहुत सारी चीज़ें। बट मेरा हमेशा से ये कहना होता है कि सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, सरकार का काम है रेगुलेशन, मतलब जो भी इकोनॉमी में हो रहा है उसको अच्छे से रेगुलेट करे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, जुडिशरी को टाइट करे और चीज़ें इकोनॉमी में फ्री फ्लो होने दें, अनलेस एंड अनटिल इट हार्म्स द इकोनॉमी इन द ब्रॉडर सेंस। अब क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल क्यों प्राइवेट हाउसिंग आई, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है सबको घर प्रोवाइड करने की। अब सरकार नहीं कर सकती तो प्राइवेट सेक्टर से करवाती है। प्राइवेट सेक्टर के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना में कई लोगों को घर प्रोवाइड किए गए विद सब्सिडाइज रेट, तो बनाया प्राइवेट सेक्टर ने है, कोलैबोरेशन गवर्नमेंट का था और लोगों को घर मिले। तो इस तरह का जो फर्स्ट पॉइंट है वो चीज़ें को लेके इकोनॉमी में एक पॉजिटिविटी लाता है। नेक्स्ट है प्रमोटिंग लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, तो आप देख ही सकते हैं किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जा रहा है हर एंगल से, हर तरफ से। तो सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ आपको समझना होगा कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर में हमको इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने का मतलब सिंपल सा ये है कि जहाँ पे जॉब्स ज़्यादा जनरेट हो सके वहाँ पे हम इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट है अलाइंग अर्बन डेवलपमेंट स्कीम्स लाइक अमृत विथ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स। सो स्कीम्स को इंटीग्रेट करो, मिनिस्ट्रीज को इंटीग्रेट करो, इस वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स। अभी हम अगर एक जनरेशन पीछे की देखें तो जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन थी उसमें सबसे सिंपल यही था कि एक जॉब वो करते थे तो रिटायरमेंट तक सेम ही जॉब रहती थी। पर आजकल हर साल 6 महीने, 1 साल, 2 साल में लोगों को डिफरेंट जॉब्स की अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो उस हिसाब से जाते हैं। तो यहाँ पर कैजुअलाइजेशन बहुत बढ़ गया है, इनफॉर्मलाइजेशन भी बढ़ गया है। इसका क्या मतलब है, कैजुअल जॉब्स एंड इनफॉर्मल जॉब्स। अब कैजुअल वर्कर्स क्या होते हैं, वो डेली वेज पे काम करते हैं, तो जिस दिन वो काम करेंगे उस दिन पैसा मिलेगा, जिस दिन नहीं काम करेंगे उस दिन कोई पैसा नहीं मिलेगा। ऑल्दो कुछ लोग इसमें खुश भी हैं क्योंकि उनकी स्किल है उस हिसाब की कि भाई 7 दिन में से 2 दिन काम करके मैं 7 दिन का पैसा कमा के 5 दिन में भी
री इन्वेस्ट कर सकूँ स्किल पे, या 5 दिन में रेस्ट कर सकूँ, सिंपल सी बात है। तो इस तरह से डेली वेजेस पे होता है, पर इसमें सबसे बड़ा डिमेरिट है कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं रहते, जैसे कि ग्रेच्युटी, पेंशन, पीएफ, ये सारी चीज़ें। और परसेंटेज ऑफ कैजुअल वर्कर्स जो कि अराउंड 24% है 17-18 में। तो ये नंबर्स अगर आप देखें तो पिछले आज 2025 में हम खड़े हैं, काफ़ी स्पीड से बढ़ रहा है। क्या रीज़न है इसके? माइग्रेशन एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड थे तो कुछ दिन कुछ और काम कर लिया, बाकी दिन कुछ और काम कर लिया, है ना। और इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, कई बड़े शहरों में मेट्रो बन रही है, ब्रिज बन रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर बूम पे है, और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कैजुअल वर्कर्स ही चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव एजुकेशनल रिफॉर्म्स, मोर स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड प्रमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये 2 बहुत बड़े सॉल्यूशन हैं जो सरकार को और सोसाइटी को अप्लाई करने चाहिए। नेक्स्ट है इनफॉर्मल वर्कर्स। इनफॉर्मल वर्कर्स क्या होते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं। जैसे कि क्या रीजन है उसको बढ़ने के? मार्केट इकोनॉमी एक बड़ा रीजन है, इसमें कॉम्प्लिकेशन है लेबर लॉ से रिलेटेड, इसलिए इनफॉर्मलाइजेशन बढ़ गया है, क्योंकि और लेस फोकस ऑन एमएसएमई सेक्टर। ऑल्दो गवर्नमेंट कर रही है, पर जितना की ज़रूरत है वो थोड़ा कम है। मेरा ओपिनियन इससे डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि एमएसएमई हमारे यहाँ की 7 साल से लेके 30 साल तक की कंपनी है, वो आज भी एमएसएमई है। वहीं अगर एमएसएमई से शुरू हुई कंपनी अमेरिका की बात करूँ तो वो 7 से 10 साल में एक एमएनसी बनने की कैपेसिटी रखती है। तो जो ग्रोथ है हमारी एमएसएमई की, उनको फ़ायदा है छोटा बने रहने में। उनको कोशिश करते हैं कि वो हम छोटा बने रहें क्योंकि वहाँ बेनिफिट ज़्यादा है, एमएनसी बढ़ने पे बेनिफिट कम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाती जाती है तो रेगुलेशन बढ़ते जाते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ते आते हैं, तो उससे ज़्यादा इंसेंटिव है कि आप छोटे ही बने रहो। तो एक ये प्रॉब्लम है, इसलिए वर्कर्स के पर्सपेक्टिव से भी अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वर्कर्स के पर्सपेक्टिव में भी फालतू के झंझट नहीं रहते। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर्स में वर्कर्स भी खुश रहते हैं कि भाई आज किया, आज पैसा लिया, चले गए, काम कर लिया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इंक्रीज हो रही हैं, जो एक साइन ऑफ वरी है इन कंपैरिजन टू द इनिशिएटिव्स। गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव हैं, आप देख सकते हैं। मनरेगा या रूरल एरिया के लिए है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना है, फिर नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है, और प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम और स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया। ये कुछ स्कीम्स हैं जिसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा गवर्नमेंट की साइट से पढ़ सकते हैं, तो आपको आंसर राइटिंग में हेल्प होगा। ये सारे टर्म्स हैं, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिए हैं, जो कि आपको याद रखने हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड। तो ये सारे मैंने आपको क्लियर कर दिए थे। गिग इकोनॉमी में मैं आपको बता देता हूँ, गिग इकोनॉमी इज लाइक फ्रीलांसिंग इकोनॉमी। तो ये सारा इसका शॉर्ट में ये सारे टर्म्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू हैव not subscribed to Ecoholics, please do subscribe. You will get a lot of informative videos like this. And I'm bringing one storyline series on economics related topics. So if you subscribe, you will get that information and the notification on time. Thank you so much. Have a nice day.